हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो हमारे स्क्रीन पे हमें टॉपिक दिख रहा है वो है कॉनकॉर्ड। तो एक ये बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। But before starting this, I would like to say that this particular topic is more about remembering and less about understanding. ठीक है, इसमें आपको समझाने जैसा तो मैं समझाऊंगी, yes I will do that definitely, but in this particular topic what will happen more is you have to memorize the rules. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको, वैसे तो सारे ग्रामर में आपको मेमोराइज करने ही पड़ते हैं रूल्स, रूल्स को याद करके फिर आपको उसको अप्लाई करना है। ठीक है, there are steps to be followed, but in this particular topic there is only you need to memorize the rules. आफ्टर यू मेमोराइज द रूल्स, आपको उसमें कोई भी और स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं, कोई और अलग स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो हम टॉपिक पढ़ेंगे अभी, इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक जो है, जो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, मतलब डिफरेंट सब टॉपिक्स को एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर लाया गया है। ये है एक पार्ट जिसमें कुछ टर्म्स है। आई नो दैट टर्म्स यू माइट नॉट बी दैट मच अवेयर ऑफ और फेमिलियर विथ, but this is an important topic to be understood. Maybe उनका definition, उनका term, उनका categorization आपको उतना ज्यादा excite ना करे या फिर you don't find it interesting, but जब हम इसका second part करेंगे, which means that where those particular words are used, how to use it and why to use it, and what is the concept behind that, that is important. Okay, so this particular session, the first session I must say is it's about understanding, of course, but it is a kind of introduction. There will be topics and the subtopic divisions, but the next session we will directly hit to the words, which is the commonly used words. As we all very well know that English language is a very vast थिंग टू बी अंडरस्टूड। लाइक अगर हम ग्रामर की बात करें, किसी भी ग्रामर को अगर हम पढ़ने की बात करें, तो यस ऑफ कोर्स ग्रामर पढ़ना इतना आसान नहीं होता, सबकी स्पेशलिटी नहीं होती, एक्सपर्टीज नहीं होती ग्रामर को लेके, बट दिस आर द बेसिक थिंग्स विच वी यू शुड नो। इवन दिस इज गोइंग टू हेल्प यू वाइल राइटिंग, वाइल स्पीकिंग, इन डे टू डे लाइफ, और आपके एग्जाम्स में भी ये आपको जरूर मदद करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, सॉरी, ये जो हम देख रहे हैं कॉनकॉर्ड, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली कॉनकॉर्ड इज? ठीक है, कॉनकॉर्ड का मतलब होता है, कॉनकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट। अब भाई इंग्लिश ग्रामर में ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स किसी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, कोई तो एक अग्रीमेंट है। एक अग्रीमेंट टर्म जब हम याद करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? व्हाट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट अग्रीमेंट? Of course, when we talk about agreement, the very first thing that comes to mind कुछ एक पॉलिसी होगी, कुछ एक रूल होगा, जो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी, किसी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, एक पॉलिसी, एक चीज को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, कि मैं इस पर्टिकुलर चीज में अग्री कर रही हूँ, या दिस इज अ अग्रीमेंट, सीधा अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट देखो हम जब बात करते हैं, सो इन इंग्लिश लैंग्वेज व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन कम व्हेन वी से अबाउट एग्रीमेंट? जैसे कॉनकॉर्ड का दूसरा नाम अग्रीमेंट है यहाँ पर, तो हम किस अग्रीमेंट के बारे में बात करें? व्हाट अग्रीमेंट डू वी रिक्वायर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज? दिस इज अ अग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, sorry, and verb. Here we will be talking about concord of subject verb. अब जब मैं बात कर रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब, जब हमने बता दिया कि दिस अग्रीमेंट इज अबाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब, सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक माइट बी लिटिल क्लियर विथ यू, कि आपको याद आ गया होगा कि हाँ भाई इस टाइप का कोई चैप्टर तो हमने देखा है, हमने सुना है। या तो आप ऐसे चैप्टर के नाम सुनेंगे, इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो बहुत आई मीन मोस्ट कॉमन ये है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, जिस दोनों का मतलब ही एक है। तो यहाँ पर हम किस अग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे? वी विल बी टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ अग्रीमेंट होता है। अब वो क्या अग्रीमेंट होता है, कैसा एग्रीमेंट होता है? जाहिर सी बात है, वर्ड्स का अग्रीमेंट है, किस हिसाब से वर्ड्स को यूज किया जाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब जाएगा।
कैसे वर्ब जाएगा, क्या हिसाब से वर्ब जाएगा, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। ओके, प्लस take one more thing in your mind that you have to memorize it। आप सभी को इसको याद करना पड़ेगा। इसमें समझने के लिए भी कुछ भी नहीं है। सिर्फ जब समझने की जब बारी आएगी वो हम किस हिसाब से करेंगे कि भाई जो लिखा हुआ है, जो रूल्स है, उसको कैसे हमने लगाया है, तो वो समझना जरूरी है। लेकिन इसमें आपको रूल्स याद करने हैं। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप बाय डिफॉल्ट वो आपसे यूजेज उसका सही हो जाता है। ठीक है, बट उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं समझ में आती। कई बार ऐसा होता है कि भाई ये अकॉर्डिंग टू लॉजिक तो नहीं जा रहा, तो वही रूल्स यहाँ पर है, आपको वो रूल्स के अकॉर्डिंग याद करना है। ठीक है, इवन समबडी लाइक मी जो आपके सामने भी बैठ के पढ़ा रही है, वो भी कभी कभार कंफ्यूज हो जाती है इसको लेके, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में रखने को, राइट। अब उतनी सारी चीजों को मेमोराइज करना तो डिफिकल्ट है, बट ये क्या, ये प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर 5 elements that makes up a sentence। 5 चीजों से एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, एलिमेंट्स मतलब पदार्थ, चीजें, वस्तुएं। तो 5 चीजों से सेंटेंस बनता है। लेकिन अगर हम जनरल बात करेंगे तो हमें एक सेंटेंस कहने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है? सब्जेक्ट ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट के बिना तो कोई सेंटेंस होगा नहीं। सब्जेक्ट की जरूरत क्यों है कि भाई सब्जेक्ट ही मेन होता है सेंटेंस में, उसके बारे में ही हम बात करते हैं। तो सब्जेक्ट के एंटायर सेंटेंस को पकड़ के रखता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमें जरूरत होता है वर्ब का, जो एक अलग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, वर्ब क्या होते हैं? वो एक्शन होते हैं। हर इंसान जब बात करे एक सेंटेंस में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में क्या बात हो रही है, मतलब वो कुछ एक्शन कर रहा है, वो वर्ब है। और होता है एक ऑब्जेक्ट, ये होता है बेसिक, जिसके अब आपसे पूछेगी कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर बताओ क्या होता है इसे, तो बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये होता है सेंटेंस। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट ना होके कुछ एक नॉर्मल सा सेंटेंस होता है, जैसे कि द बर्ड इज सिंगिंग स्वीटली। ठीक है, द बर्ड इज सिंगिंग, इतना में खत्म हो गया वर्ब। पर इसमें क्या हमें पता चला कि भाई सेंटेंस हमें समझ में, तो जरूरी नहीं है कि अगर वो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट या फिर एडवर्बियल नहीं रहेगा तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं होगा, होगा। ठीक है, बट टू गिव अ मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट थिंग्स तब हम ऐड करते हैं कॉम्प्लीमेंट, तब हम ऐड करते हैं एडवर्ब। शी इज गोइंग टू कम टुमारो। टुमारो जब मैं बोली तो विच मीन्स कि यू आर गिविंग अ टाइम। टाइम के हिसाब से क्या हुआ कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक एडवर्ब ऑफ टाइम। तो सेंटेंस बेसिकली तो आपके सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस कैरी करते हैं, बट अगर सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो दैट डजंट मीन कि सेंटेंस इनकम्प्लीमेंट। देयर आर कॉम्प्लीमेंट्री चीजें भी सेंटेंस में ऐड होती है, एडवर्ब, जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, ये सारी चीजें भी ऐड होती है। तो सेंटेंस होते हैं 5 चीजों से बने हुए। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल, ये सारी चीजों से सेंटेंस बनता है। ओके, that means that every sentence must have a subject and verb. Not only that, the subject and verb have to agree in order for the sentence to be correct. For instance, देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होना चाहिए, बिना इसका कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। सिर्फ सब्जेक्ट होगा या सिर्फ वर्ब होगा, उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। हाँ, एक आइडिया कम इतना बोल देंगे तो ठीक है, एक आइडिया मिल जा रहा है कि बुला रहे हैं, लेकिन हमें एक रियल या फिर कंक्रीट आइडिया उसके ऊपर नहीं मिलेगा। नॉट ओनली दैट, सब्जेक्ट एंड वर्ब हैव टू एग्री इन ऑर्डर ऑफ टू बी सेंटेंस। मतलब कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब को इस्तेमाल करने के लिए बस ऐसे ही नहीं कर देना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब जाने वाला है। ठीक है, वो वर्ब को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है द बॉयज। द बॉयज यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। अब द बॉयज इज हियर। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटेंस हमारे पास बना हुआ है, हमारे पास एक सब्जेक्ट है, हमारे पास एक वर्ब है। वर्ब आप बोलेंगे मैम कहाँ है? भाई ये वर्ब है, ये इज वर्ब है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्या है? ये एडवर्ब है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब कि बॉयज यहाँ है। लेकिन ये सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होने के बाद भी ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है।
कैसे करेक्ट नहीं है? क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसने जो वर्ब का इस्तेमाल किया है वो वर्ब यहाँ गलत है। क्यों गलत है? कि सब्जेक्ट जो है वो है आपका प्लूरल में, लेकिन इसका वर्ब क्या है? वर्ब है आपका सिंगुलर में। हमने कभी जैसा कि मैंने बोला कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप बाय डिफॉल्ट यूज कर लेते हो, ठीक है, तो वो इजियर सेंटेंसेस के लिए या फिर इजियर फॉर्मेशन के लिए, इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी होता है। बट जब डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस आते हैं, वहां पर आपको यूज करने के लिए या फिर कुछ और वर्ड्स कंजंक्शंस वगैरह ऐड होते हैं, तो सेंटेंस में वर्ब लगाना थोड़ा आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर द बॉयज इज हियर, ऑफ कोर्स हम ये नहीं यूज करते, हम द बॉयज आर हियर यूज करते हैं, बिकॉज द सब्जेक्ट एंड वर्ब डू नॉट अग्री, मतलब वो एक साथ नहीं चल रहे हैं। देन दिस इज व्हाट वी कॉल कॉनकॉर्ड, इसीलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो जो अग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब वी आर टॉकिंग अबाउट इज नोन एज द कॉनकॉर्ड। यही अग्रीमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ कॉनकॉर्ड इज अ अग्रीमेंट। कॉनकॉर्ड एक ऐसा एग्रीमेंट है, क्या जिसका एग्रीमेंट है, जो जनरली नंबर्स के ऊपर होता है। नंबर्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट मतलब नाउन ही होगा या प्रोनाउन होगा। नंबर्स में आपके आएंगे या तो सिंगुलर या प्लूरल। नंबर्स, स्पेशली द नंबर, इसको हम देखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि वर्ब क्या यूज होना है between the subject and the verb of a sentence, such that when the subject is singular the verb will also be singular। अब आ गए हैं हम की पॉइंट्स में। आपको ये याद रखना है कि किसका अग्रीमेंट होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। क्या बेसिस में एग्रीमेंट होता है? कि सब्जेक्ट का नंबर क्या है, वेदर वो सिंगुलर में है या वो प्लूरल में है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो जब अभी जो मैं अपना ब्रह्मास्त्र निकालने वाले, जो बेसिक है कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा जब सॉरी व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब विल आल्सो बी प्लूरल। ओके, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ध्यान रखेंगे। बट एक चीज हमेशा लोगों की गड़बड़ हो जाती है कि वर्ब सिंगुलर है या नहीं वो पता नहीं चलता। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, अगर मैं बोलूं ड्रिंक्स, ठीक है, और ड्रिंक, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। लोग कहते हैं ड्रिंक्स, अरे यहाँ तो एस लगा हुआ है मतलब कि ये प्लूरल होगा, और यहाँ एस नहीं लगा है वो सिंगुलर होगा। तो भैया ये याद रखो कि ये एस और एस लगने का, एस और ई एस या फिर नहीं लगने का सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके नाउन के साथ जाता है। ये सिंगुलर प्लूरल आप याद करो, बचपन में हमने चाइल्डहुड डेज में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। मेन, सॉरी, गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉयज। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं वर्ब की, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। रिवर्स साइकोलॉजी में चलो, कि जहां पर एस लगता है मतलब कि एस या ईएस लगता है मतलब कि वो है आपका सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जहां एस नहीं लगता वो है आपका प्लूरल वर्ब। लेकिन ये दोनों वर्ब है। इतना याद रखिए, जस्टिफाई से अब याद रखना है कि भाई ये जो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब है वो उसी के अकॉर्डिंग जाना चाहिए जैसे कि सब्जेक्ट है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहां बोलूं द बॉय, यहां हो जाएगा ड्रिंक्स, क्योंकि दिस इज सिंगुलर वर्ब। अगर मैं यहाँ बॉयज लगा देती हूँ तो ये एस नहीं रहेगा यहाँ पर। क्लियर? कॉनकॉर्ड ought to be very simple but it is bit complex for a reason, एक रीजन की वजह से। there are many type of subjects, बहुत type of subjects होते हैं। sometimes it is ordinarily difficult to know which is singular and which is plural। कई बार ऐसा होता है कि बस सिंगुलर प्लूरल पहचानना गलती हो मतलब समझ में नहीं आता। फॉर एन एग्जाम्पल फर्नीचर, अब फर्नीचर सिंगुलर है या प्लूरल है हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम कॉनकॉर्ड स्प्लिट इनटू डिफरेंट टाइप्स। मतलब कि ये जो अग्रीमेंट है ये रिजॉल्व करने के लिए अग्रीमेंट ने क्या किया, अपने आप को कुछ हिस्सों में बांट दिया। वो हिस्सों को हम आज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कॉनकॉर्ड। ठीक है, ये टर्म्स जो है थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन इट इज
वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आएगा याद रखने में, पढ़ने में, ठीक है। पहला टाइप है ग्रामेटिकल कॉनकॉर्ड, सबसे इजीएस्ट और सबसे शॉर्टेड वाला जो टाइप है वो है आपका ग्रामेटिकल कॉनकॉर्ड, मतलब कि ग्रामर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चीजें जाना चाहिए। प्रिंसिपल मतलब एक रूल, इसका एक बेसिक रूल ये है कि ग्रामेटिकल कॉनकॉर्ड होल्ड्स विद अ नाउन दैट इज ग्रामेटिकली मार्क्ड फॉर प्लूरल, ठीक है। इट इज द easiest type of concord. Simply put, the rule says if the subject is singular, the verb will also be singular. If subject is plural, verb will also be plural. सबसे easy जो मैंने basic बताया. So this is, we can say that this is the basic. Okay. Basic for what? For an example, if the subject is singular, the verb will also be singular. Singular verb will also be singular. If the subject is plural, verb will also be हाँ भाई, ये डेंजर वाला आइकॉन देख के डरने का जरूरत नहीं, मुझे थोड़ा कूल बनाना था अपने पीपीटी को, थोड़ा मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। सो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट के साथ कोई डेंजर नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं करने का, ठीक है। द बॉय इज हियर, बॉय है, वर्ब सिंगुलर है। द बॉयज आर हियर, बॉयज है, प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल है। द मैन, मैन है सिंगुलर, और मैंने जैसे बताया था कि एस लगने वाला जो कॉन्सेप्ट है भैया वो है आपका सिंगुलर वर्ब, और जहां एस नहीं लगता वो है आपका प्लूरल वर्ब। तो ये मैन जो है वो प्लूरल है। तो ग्रामेटिकल कॉनकॉर्ड बहुत इजी है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। सेकेंड आता है आपका प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड। ये टर्म्स अगर आप याद नहीं भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसे हम इस सबको डिवाइड करते हैं, ठीक है, स्प्लिट करते हैं। प्रॉक्सिमिटी मतलब सबसे आसपास, ठीक है, नियरनेस। अब नियरनेस किसका नियरनेस? ऑफ कोर्स सब्जेक्ट और वर्ब का नियरनेस। द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड सेज दैट इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स कोऑर्डिनेट joined by a correlative coordinators, मतलब कि एक से सॉरी दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स, राम सीता, हरीश राहुल, मोहन सोहन, ये सारे लोग, या दे या देयर फ्रेंड्स, ये अगर होते हैं दो या दो से ज्यादा लोग, अगर ज्वाइन होते हैं किस कोऑर्डिनेटर से, नीदर सॉरी ईदर और नीदर और नॉट, तो वो सब्जेक्ट को देख के हमें ये अंदाजा लगाना है कि भाई इसमें वर्ब कौन सा यूज होगा। लेकिन आपने बोला कि यहाँ पर तो दो सब्जेक्ट है उसे, तो भैया कौन वाले सब्जेक्ट को देख के हम अंदाजा लगाएंगे? तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में तो आसान हो जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हाउ वी आर गोइंग टू नो? तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, प्रॉक्सिमिटी से याद रखेंगे ईदर और नीदर नॉट। Wherever we find this particular two words in the sentences, we will definitely determine the nearest, the verb determine the nearest, जो सबसे पास है। मान लीजिए एक डैश है जहां आपको वर्ब लगाना और यहाँ पर एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है तो आप यहाँ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल में है तो आप यहाँ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ऑफ कोर्स मेन वर्ब आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा लगाना है, उसमें आपको कैसे लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है, दिस इज अप टू यू। रेस्ट मतलब कि जो फर्स्ट पहले जो वर्ब्स थे उसको आप इग्नोर करेंगे, सेंटेंसेस को आपको इग्नोर करने। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ सैंड्रा फेल्स हर एग्जाम्स, सैंड्रा सिंगुलर है तो हमें भाई यहाँ पर इधर और अभी देखे नहीं है, अगर वो फेल हो जाती है एस, ईदर हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड्स और हर सिस्टर इज टू बी ब्लेम्ड। अब आप बोलेंगे इतने सारे सब्जेक्ट हैं फिर वर्ब एक कैसे हो गया? तो आपको क्या करना है, हमें पहला वाला को देख, सबसे नियरेस्ट वाला को देखना है, ठीक है। नियरेस्ट में क्या लिखा है? सिस्टर, सिंगुलर, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लगाएंगे इज। अगर अगर यहाँ पर सिस्टर की जगह सिस्टर्स होता तो हम यहाँ लगाते आर। मैम ऐसा कैसे पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल? बट इट इज अ रूल, यू नीड टू फॉलो इट। सो दैट इज व्हाई आई से दैट इज लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिमाग इसमें ज्यादा लगाना नहीं, बस याद रखना है।
ठीक है। इफ सैंड्रा फेल्स हर एग्जाम्स, वो तो नॉर्मल अपना ले लिया वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ईदर हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड्स और हर सिस्टर इज टू ब्लेम। ओके, दिस वाज द proximity concord. Notice how we use is in the sentence. The sentence above, even when it has her parents, her friends, we should have attracted the plural verb are. जैसे मैंने बोला कि मैम आप बोलो इतने सारे हैं, हमें तो plural verb लेना चाहिए, are लेना चाहिए. But the subject, her parents, her sister are joined by either or. So it is the last one. उसका जो sister जो थी, जो dash के पहले थी, वो थी singular. So in order to use the verb, what we need to do is we need to see the सबसे पास वाला verb, sorry, सबसे पास वाला sentence, subject. So that is why it has to be singular. Let us consider the another sentence. Neither Kinley's friend, Kinsley nears Kinley friend, nor his wife likes him. Singular, इसीलिए हमने यहाँ क्या किया, लाइक्स किया. दिस इज अ सिंगुलर वर्ब, एस लगा तो सिंगुलर वर्ब, हमने लाइक नहीं किया. फ्रेंड्स है भले यहाँ पर प्लूरल है, लेकिन हमने उसको नहीं लिया, हमने लिया जो सबसे पास वाला सब्जेक्ट है. ठीक है, तो एक बार इसको और हम देख लेते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, रोहित, ईदर रोहित और हर मदर ठीक है चलो, टू मार्केट. ठीक है, या फिर मार्केट की जगह विजिट, ये है आपका मेन वर्ब, टू डॉक्टर. ठीक है, इधर रोहित और हर मदर विजिट टू डॉक्टर. अब हमें यहाँ देखना है कि इधर और का इस्तेमाल हो रहा है, तो सबसे नजदीक वाला जो ये है, मतलब हमें यहाँ यूज करना है वर्ब, तो इससे नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन सा है, मदर. मदर सिंगुलर है, तो यहाँ हो जाएगा विजिट्स. अगर यहाँ पर हम लिख देते पेरेंट्स, विच मीन्स इट इज प्लूरल, तो यहाँ पर विजिट का विजिट ही रहता. ठीक है, ऐसे ही आपको समझ, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी, मतलब कि नियर बाय. अब आता है थर्ड वाला, दैट इज नोशनल कॉन्कॉर्ड. नोशनल कॉन्कॉर्ड क्या है कि वो भाई सिर्फ कलेक्टिव नाउन्स, मतलब कलेक्टिव नाउन वाले सब्जेक्ट्स को लेता है. कलेक्टिव नाउन जैसे कि कॉयर, शिप, फ्लीट, स्कूल, ऑडियंस, ये सारे, जूरी, ये सारे जो होते हैं, जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ये उसको लेता है. दिस वर्ड मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे कैन टेक either singular or plural verb depending on how they are used. ये दोनों या तो सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हैं या प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है किस पे, कि उसे यूज कैसे करते हैं. ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. कई बार ऐसा है कि जनरल रूल ये होता है कि जब हम कलेक्टिव नाउन को लेते हैं, विच मीन्स इट इज कंसिडर्ड एज होल, पूरा उसको होल कंसिडर करते हैं, विच मीन्स अगर हम किसी चीज को एज अ होल लेते हैं, डेफिनेटली दैट इज कंसिडर्ड एज सिंगुलर. But in notional concord, what generally happens, in collective noun, what generally happens, you might see that this particular rule not doesn't work everywhere. So in that case, what is more important is, there can be singular or plural, but both can be used, which is depending on how they are used. जैसे कि हम who को use करते हैं, who are they. ठीक है, who is going, ये दोनों सेंटेंस है, who के साथ दोनों यूज होता है, सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल भी यूज होता है. लेकिन हमने एक जगह में आर यूज किया, एक जगह में इज, तो डिपेंडिंग ऑन कि उसे हम कैसे यूज कर रहे थे. द रूल इज दैट इफ द कलेक्टिव नाउन परफॉर्म्स एन एक्शन, अगर वो नाउन जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, ठीक है, जो आपको पता करना है, ऑफ कोर्स उसके वर्ब को ही लगाने के लिए, तो वो क्या लेता है, वो प्लूरल वर्ब लेता है. अगर कोई एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो वो सिंगुलर वर्ब लेता है. थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, लेकिन समझते हैं सेंटेंस के थ्रू. द कॉयर सिंग वेरी वेल. द कॉयर,
नॉट सिंग्स, सिंस एन एक्शन इज इन्वॉल्व। हमने सिंग्स यूज नहीं किया। तो क्वायर अपने आप में एक सिंगुलर, एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस है, ठीक है, उसको हम एक ही काउंट करते हैं। तो वो क्या होता है कि वहां पर हमने सिंग्स यूज नहीं किया, हमने सिंगुलर वर्ब नहीं लिया, क्योंकि हमें पता है कि जब कलेक्टिव नाउन है वहां अगर कलेक्टिव नाउन कुछ काम कर रहा है तो हमें वहां पर प्लूरल वर्ब लेना है, इसलिए वहां पर सिंग यूज किया। द कॉयर इज अ डिसिप्लिन्ड नॉट आर, यहाँ पर कुछ काम नहीं कर, एक स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे कि भाई ये जो कॉयर है ये बहुत डिसिप्लिन्ड है। द ऑडियंस इज क्वाइट लार्ज, ऑडियंस जो है वो बहुत बड़ी है, वो कुछ कर नहीं रही है बट वो बड़ी है। तो इज द ऑडियंस वर क्लैपिंग देयर हैंड्स, यहाँ पर ऑडियंस आर हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो कुछ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? क्लैपिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम ये तीनों को रिवाइज करते हैं। जो आपका ग्रामेटिकल कॉनकॉर्ड है, ग्रामेटिकल कॉनकॉर्ड बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब कि होता है नियरनेस। तो वहां पर हम कौन सा सब्जेक्ट वर्ब लेंगे? जब सब्जेक्ट का सॉरी उस वर्ब से नजदीक वाला जो भी सब्जेक्ट है उसे हम कंसिडर करेंगे वर्ब को लगाने में। अगर वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लेंगे। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अगर कलेक्टिव नाउन कुछ काम कर रहा है तो लिया जाएगा प्लूरल वर्ब, और अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो लिया जाएगा सिंगुलर वर्ब। दिमाग में एक चीज डाल के रखो कि सिंगुलर सिंगुलर के साथ ही जाएगा, प्लूरल प्लूरल के साथ ही जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये एक बेसिक है जो ये चैप्टर को पढ़ने के टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आता है कैटेगराइजेशन कॉनकॉर्ड। कैटेगराइजेशन कॉनकॉर्ड में क्या होता है कि यहाँ पर कैटेगरी बन जाती है। किसकी कैटेगरी बन जाती है? कि यहाँ पर जनरली एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि द पुअर, मतलब कि द पुअर मतलब एक के बारे में बात नहीं कर रहे, एक ग्रुप ऑफ पुअर है, मतलब गरीबों के बारे में बात कर रहे हो। द रिच, अमीरों के बारे में बात कर रहे हो। द ब्लाइंड, अंधों के बारे में बात कर रहे हैं। द हेल्पलेस, तो याद रखो इस एडवर्ब के पास सॉरी इस एडजेक्टिव के पास हमेशा एक डिटरमाइनर है, वो है द। तो ये जो है ये होता है आपका कैटेगराइजेशन कॉनकॉर्ड, जहां पर एक ग्रुप या कैटेगरी ऑफ पीपल को हम काउंट करते हैं। When these words are used as a subject of sentence, जब ये शब्दों को सब्जेक्ट बनाकर यूज किया जाता है सेंटेंस में, दो चीज होते हैं। द फर्स्ट, दिस वर्ड्स आर नॉट प्लूरलाइज्ड, ये अपने आप में प्लूरल नहीं है, पुअर है, पुअर्स नहीं होगा। रिच, रिच नहीं बोलते, लेम्स नहीं बोलते, ब्लाइंड्स नहीं बोलते। These words are not pluralized, though they mean a group of people. बल्कि वो ग्रुप ऑफ पीपल बता रहे हैं, लेकिन हम उसे प्लूरल फॉर्म नहीं बोलेंगे। ठीक है, poor means everybody is poor, so does the rich, the lame, the blind, etc. We do not have the forms the poor, the blind. Secondly, it takes plural verb. तो हमेशा याद रखो ये पहले प्लूरल होगा नहीं, लेकिन ये प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, हम द ब्लाइंड्स नहीं कहते हैं, लेकिन हम द ब्लाइंड कह रहे हैं, विच मींस हम बहुत सारे लोगों के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड कैटेगराइजेशन कॉनकॉर्ड। द पुअर नीड, द पुअर प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर ऐसा काउंट हो रहा है सिंगुलर जैसा। The poor need our help, not needs. The rich also cry, not cries. The blind see with their inner eyes. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई एस नहीं लगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका सिंगुलर है, ये अपने आप रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरलाइज्ड नहीं हो रहा, एस नहीं लग रहा। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या याद करना, एक चीज दिमाग में रखो, कैटेगराइजेशन कॉनकॉर्ड ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब, क्योंकि यहाँ पर भले हमें एस नहीं दिखे सब्जेक्ट के साथ, लेकिन वो अपने आप में ही एक प्लूरल फॉर्मेट है। ठीक है, अब आता है आपका कॉनकॉर्ड ऑफ क्वासी कोऑर्डिनेटेड सब्जेक्ट्स। भैया इतना डेंजरस नाम क्या है ये? दिस वर्ड्स आर कॉल्ड क्वासी कोऑर्डिनेटर्स इन इंग्लिश, विच इंक्लूड्स एज वेल एज, भाई बड़ा यूज करते हैं हम ये वर्ड, टुगेदर विथ अलोंग विथ। ठीक है, बड़ा ही नटखट सा टॉपिक है ये। तो यहाँ पर जब कुछ भी वर्ड्स दो सब्जेक्ट्स के साथ ज्वाइन होते हैं, ओनली द फर्स्ट सब्जेक्ट कंट्रोल द वर्ब। ईदर और नीदर में क्या था, पास में जो रहेगा, लेकिन जिस सेंटेंस में तुमको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, वो सेंटेंस में जो सबसे फर्स्ट वाला वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, दैट विल बी
कंसिडर्ड, उससे प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब। द प्रेसिडेंट टुगेदर विथ हिज मिनिस्टर्स, अभी मिनिस्टर्स देख रहे हैं, ये मिनिस्टर तो प्लूरल है, अगर नीदर इधर होता तो हम उसको लेते हैं, लेकिन यहाँ पर टुगेदर विथ है तो हमने क्या किया, हमने लिया हैज, सिंगुलर वर्ब, नॉट हैव। द प्रिंसिपल एज वेल एज ऑल द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, अभी भी यहाँ प्रिंसिपल ही है तो यहाँ पर हमने लिया इज। इन द हॉल द मैन विथ हिज वाइफ was killed, with killed। ठीक है, अब मान लेते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, चलो लिखते हैं। the players with their team happy is या are। अब टीम कलेक्टिव नाउन है तो हमें याद है कि भाई कलेक्टिव नाउन जनरली हम उसको सिंगुलर ही काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके हिसाब से तो इज हो जाना चाहिए। प्लेयर्स और टीम दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, इज हो जाना, सॉरी, तो वो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे। अगर यहाँ पर यहाँ सिर्फ प्लेयर होता तो हम इसे सिंगुलर बना देते, तो प्लेयर्स है और ये प्लूरल है तो हम यहाँ पर करेंगे आर। द प्लेयर विथ देयर टीम, द प्लेयर्स विथ देयर टीम आर हैप्पी। अगर प्लेयर्स हो, सॉरी, अगर ये प्लेयर्स था, अगर प्लेयर होता तो हम उधर इज यूज करते। तो रिमेंबर एज वेल एज, विथ इज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, ये सारे वर्ड्स के साथ, कोऑर्डिनेटर्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, हम फर्स्ट वाला सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, when two or more referring to the same, अब आया कोऑर्डिनेटेड सब्जेक्ट, ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मुझे तो लग रहा है पढ़ाने में। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड सब्जेक्ट्स क्या होता है कि जब दो और उससे ज्यादा वर्ड्स एक ही इंसान को रेफर करते हैं, लेकिन उसके साथ एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है जो होता है कंजंक्शन एंड, द वर्ब विल बी प्लूरल। ठीक है, आवर इंग्लिश टीचर एंड आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आर एब्सेंट। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन ऑफ द ओकेजन हैव अराइव्ड। अब यहां पर ये दो सेंटेंस आप देखो कैसा है। अगर हम बात कर रहे हैं दो सब्जेक्ट्स की, द प्रिंसिपल और द चेयरमैन, ये जो है ये आ गए हैं, तो विच मीन्स कि ये दो लोग हैं जो एक ही आदमी को, जो दो डेजिग्नेशन है जो एक ही को रेफर कर रहा है, तो वहां पर हमने लिया प्लूरल वर्ब। ठीक है, डबल टाइटल कॉनकॉर्ड। अभी डबल टाइटल कॉनकॉर्ड क्या होता है कि डबल टाइटल, नहीं, ये सेम पर्सन नहीं होना चाहिए, वर्ड्स आर रेफरिंग टू एंड, हाँ ठीक है, when two or more words referring to the same person and joined by the verb and, that is will be singular, this will not be same person, I'm sorry। अगर ये रेफर होता है कोई डिफरेंट पर्सन को, दो वर्ड्स डिफरेंट पर्सन को, जैसे कि द प्रिंसिपल और द चेयरमैन, मतलब ये दो लोग अलग लोग हैं, तो वो हो गया प्लूरल, दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब दो पर्सन को, ठीक है, डबल टाइटल कॉनकॉर्ड ये होता है कि जब दो वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स एक पर्सन को रेफर करता है, तब हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन, ये दोनों एक ही आदमी है, क्योंकि वो एक आदमी कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। वहां हम सिंगुलर यूज करेंगे, हम बोलते ना, ही इज माई फ्रेंड फिलोसोफर गाइड एंड गाइड, मतलब कि वो फ्रेंड भी है आपका, फिलोसोफर भी है, वो गाइड भी है, वो मतलब कौन, एक ही। तो हम इसने किया, हमने वहां पर क्या यूज किया, इज, क्योंकि वो पर्टिकुलर बंदे को हमने तीन चीजों से रेफर किया। ठीक है, अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि यहाँ ये द प्रिंसिपल और द चेयरमैन एक ही इंसान है, क्योंकि यहाँ पर भी तो वैसा ही था। लेकिन अब आप याद देखिए, डिफरेंस देखने की कोशिश करिए। यहाँ पर आवर इंग्लिश टीचर, यहाँ दिस विल नॉट बी सेम, दिस विल रेफर ये डिफरेंट, मैं उसको कर देती हूँ। आई ऑल्सो थॉट कि ये कैसे लिख दिया मैंने, तो आई एम सॉरी फॉर दैट।
ठीक है, आवर इंग्लिश टीचर एंड आवर हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब देखिए यहाँ आवर इंग्लिश टीचर, आवर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, द प्रिंसिपल, द चेयरमैन। तो उसके सब्जेक्ट्स के आगे अगर कोई सेम टाइप के वर्ड लग रहे हैं, आवर, द, एंड, अगर ऐसे डिटरमाइनर्स लग रहे हैं या फिर कोई पॉजिटिव नाउन प्रोनाउन लग रहा है से, तो आप समझ जाएंगे कि वो प्लूरल है, मतलब वो दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आवर इंग्लिश टीचर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन, सॉरी द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन, मतलब वो हमारे चेयरमैन भी है, वो हमारे प्रिंसिपल भी है। तो अगर आपको दूसरे वाले वर्ब सब्जेक्ट के पहले कोई भी सेम टाइप ऑफ वर्ड यूज नहीं दिखता मिला जो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा था, विच मीन्स फॉर एक पर्सन है, जैसे कि द सिंगर एंड द एक्टर्स डैश अराइव्ड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द सिंगर्स और द एक्टर्स, मतलब दो लोग हैं। तो यहाँ पर हैज और हैव अगर यूज करने बोला जाए तो हमने यूज किया हैव। अगर द सिंगर्स और ये द नहीं होता, द सिंगर्स एंड एक्टर्स, तो यहाँ पर क्या करते हम, सॉरी यहाँ तो हम हैवी यूज करते हैं क्योंकि यहाँ सिंगर्स है और एक्टर्स है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मान लो द सिंगर और द एक्टर है, तो वहां पर हम यूज करते हैं हैज, क्योंकि वो एक ही पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ देखना है कि दोनों सब्जेक्ट्स के आगे सेम जैसा वर्ड है तो वो होगा दो अलग पर्सन, और अगर एक सब्जेक्ट के आगे है और एक के आगे नहीं है तो हम सिर्फ एक के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, नोट द डिफरेंस बिटवीन 7 एंड 8, मतलब 7वें और 8वें रूल्स में आप डिफरेंस करेंगे। द सेंटेंसेस इन 7 नंबर हैव 2 आवर्स एंड 2 दस, आवर प्रिंसिपल, आवर टीचर और द प्रिंसिपल, द चेयरमैन, which means they are joined by and. English teacher, head of the department, principal, chairman of the occasion refers to the different people. लेकिन 8 में हम देखेंगे कि only 1 hour is used and 1 the is used because the word joined by and here refers to the same people. The English teacher is also the head of the department and the principal is also the chairman. That is why the verb here PTX is singular verb. I hope ये चीज समझ में आया है, मैंने समझाया अच्छे से इसको, और याद रखेंगे इस चीज को। अब आता है 9, मेनी या कॉन्कॉर्ड। बहुत सारे कॉन्कॉर्ड यूज होते हैं। जब वर्ड में मेनी अ कॉन्कॉर्ड, ये नहीं होता कि बहुत सारे, मेनी अ वर्ड में अगर यूज होता है तो वो हमेशा सिंगुलर, इमिडिएटली अगर सिंगुलर नाउन है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। मेनी अ गर्ल, अगर मेनी अ गर्ल्स होता तो प्लूरल होता, मेनी अ गर्ल है तो उसे हम लेंगे सिंगुलर। क्लियर? मेनिया मैन इज नॉट ट्रस्टवर्दी, जहां मेनिया यूज होगा, मेनिया इज यूज, इट शुड बी इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन। मेनिया के बाद एक सिंगुलर नाउन होना चाहिए। ऑफ कोर्स सिर्फ सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। क्लियर? उसके बाद आता है आपका मोर देन। अगर एक सेंटेंस में मोर देन है तो उसको कैसे यूज करेंगे? When more than is used to qualify a subject of a sentence, it take singular or the plural verb depending on what comes after it. दोनों ले सकता है। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद अगर सिंगुलर आ रहा है तो सिंगुलर ले लो, या प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल वर्ब ले लो। जैसे कि यहाँ लिखा है, इफ अ सिंगुलर नाउन कम्स आफ्टर इट देन टेक सिंगुलर, इफ बट इफ अ प्लूरल नाउन कम्स आफ्टर इट टेक अ प्लूरल वर्ब। मोर देन वन मैन सिंगुलर तो वर्ब विल बी सिंगुलर, लीव्स। मोर देन 5 बॉयज प्लूरल, वर्ब इज प्लूरल। तो ये हो गए आपके 10 मेन और इम्पोर्टेंट। इसके बाद भी है, उसे हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये 10 आपको समझ में आएगा। उसका एक रीजन है 5-10 मिनट का ब्रेक लेने के लिए, ताकि ये ओवरवेल्म ना हो। हालांकि वो तो आप वीडियो पॉज करके भी ले सकते हैं, बट मुझे भी थोड़ा ओवरवेल्म लग रहा है, थोड़ा रिलैक्स होके बाकी की चीजों को मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। टिल देन आप वेट करिए, मैं जस्ट सिर्फ 5-10 मिनट्स के बाद आपके पास दोबारा आती हूँ, और किसमें कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और हम उसे मे बी नेक्स्ट डाउट सेशन में क्लियर करेंगे। तो अभी हमारी टीचिंग कंटिन्यू चल रही है, तो लेट अस टेक अ ब्रेक 5-10 मिनट के लिए। आई विल बी बैक, बाय बाय, टेक केयर।